सभी साथियों को सादर जय भीम। मेरा नाम मनोज वास्केल है और मैं वर्तमान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हूँ समाज कार्य विषय में। सन 2015-16 से सत्र से नियमित हूँ मैं, और जिस प्रकार सर ने मुझे एक विषय दिया है वो विषय की गंभीरता को समझते हुए मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूं और उसी परिदृश्य में अन्य एसटी/एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को क्या परेशानियां होती होगी, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं। सर, मैं बताना चाहूंगा कि ये देश का एकमात्र जो विश्वविद्यालय है जो समाज ज्ञान पर आधारित है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मभूमि है महू, यहाँ पर स्थित है। और जब इस विश्वविद्यालय की जब नींव रखी जा रही थी तब वैचारिकता के मामले में, या यूं कहें कि बौद्धिकता का जो स्तर होता है, उस स्तर पर बहुत कम ऐसे लोग थे जो ये समझ रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस समय एक डॉक्टर आर.एस. कुरील करके डायरेक्टर जनरल थे, क्योंकि विश्वविद्यालय बाद में बना, पहले ये था समाज विज्ञान शोध संस्थान था जो केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आता था। और यहाँ का जो रिसर्च था वो पूरे भारत देश में या मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध था। इसका कारण ये था क्योंकि ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट था, राष्ट्रीय संस्था थी, और यहाँ पर कई अलग अलग प्रदेशों के शोधार्थी एमफिल और पीएचडी करने आते थे। और इसकी एक सीमा थी, कोई भी शोधार्थी एमफिल के लिए सीटें निर्धारित थी और पीएचडी के लिए भी सीटें निर्धारित थी, और राष्ट्रीय स्तर का एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होता था। उसी दौरान हमारा भी प्रवेश यहाँ पर हुआ, और उस समय हम ज्यादा नहीं समझते थे कि शैक्षणिक स्तर पर किस तरह से भेदभाव किया जाता है। हमें बिल्कुल भी इस चीज का कोई आइडिया नहीं था कि किस प्रकार से शासकीय संस्थानों में, शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीजें होती है। इस प्रकार का हमें इसके पहले कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब हम धीरे धीरे जो चीजें हमारे साथ होती गई, उससे ये हमें समझ में आता गया कि कहीं ना कहीं ये बड़े स्तर पर सभी जगह हो रहा है या होता होगा। ये एक आइडिया हमको आ गया। फिर तो हमने जब वहां पर पाया कि जो शोध संस्थान था उसको शोध संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया, सिर्फ नाम बदला गया, एक ईंट भी नहीं बदली गई, सिर्फ नाम बदला गया। जो राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान था उसको एक राज्य यूनिवर्सिटी बनाकर उसके उद्देश्य और उसके जो सिद्धांत थे उसको खत्म किया गया सबसे पहले। आज की स्थिति यह है कि यहाँ पर सिर्फ विश्वविद्यालय बनने के बाद 2015-16 में विश्वविद्यालय के नाम में इसको परिवर्तित कर दिया गया, और ये देश का एकमात्र सामाजिक विज्ञान संस्थान से विश्वविद्यालय हो गया। तो यहाँ पर अभी जो कोर्सेस चालू हैं वो बीए, एमए, बीएससी, फैशन डिजाइनिंग और भी कई प्रकार के इस प्रकार के बहुत सारे कोर्सेस चालू करके जो समाज विज्ञान की जो एक भूमिका होती थी सामाजिक समस्याओं के समाधान में, उसको खत्म कर दिया गया। एक जो बाबा साहब अम्बेडकर का अलग से एक पेपर हुआ करता था जो सभी के लिए कंपलसरी रहता था, डॉक्टर अम्बेडकर थॉट एंड फिलॉसफी, ये सभी एमफिल पीएचडी वालों को अनिवार्य रूप में पढ़ना होता था, पेपर देना होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या नहीं पढ़ पा रहे, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब उसमें सारी चीजें आ जाती थी।
उसमें डॉक्टर सीडी नायक जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्धिस्ट अपने लेक्चर लेते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आता था छात्रों को। जिन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ नाम सुना होगा, उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने क्या किया और किसके लिए किया और क्यों किया, इसकी गहराई को कोई नहीं समझा होगा उस समय। ये चीजें वहां पर पहले अध्ययन करवाया जाता था। ये बात सन 2015-16 तक ही चली वहां पर। तो ये चीजें फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर अंबेडकर विश्वविद्यालय में ओपन टू ऑल सबके लिए क्लासेस, सबके लिए छात्रावास है, सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसटी/एससी के छात्र छात्राओं के लिए ये बाकी सुविधाएं हैं, नहीं, ये सबके लिए ओपन, सभी के लिए था। जनरल के लिए था, ओबीसी के लिए था, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए था, सबके लिए था। तो एक जो महत्व था वो हमें पता चला। फीस एक नाम मात्र की फीस लगती थी छात्रावास में, 50 रुपए लगता था सिर्फ। बाद में उसको बढ़ा के 500 रुपए किया गया, जैसा कि जेएनयू में फीस वृद्धि की गई उसी टाइप से किया गया। फिर एक चीज ये देखा गया कि भाई जो शोधार्थी इतनी ज्यादा संख्या में करीब 350-400 की संख्या में पीएचडी इंट्रेंस क्वालिफाई करके अंदर आए हैं। पहले पीएचडी का जो इंट्रेंस एग्जाम होता था वो ऑब्जेक्टिव नहीं होकर रिटन होता था। जैसे ही डॉक्टर आरएस कुरील जो डायरेक्टर जनरल थे और प्रथम कुलपति भी थे समाज विज्ञान विश्वविद्यालय के, उन्होंने जब इसको ऑब्जेक्टिव टाइप किया तो उन्होंने ये सोचकर इतना बड़ा डिसीजन लिया कि जो बच्चे कभी जिन्होंने अपना कोई सपना नहीं देखा हो कि हम विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में हम इस टाइप का रिसर्च करेंगे, हमको इतने कम समय में इतनी जानकारियां हो जाएगी, ये किसी ने मतलब हमने तो नहीं सोचा था। उन्होंने ऑब्जेक्टिव एग्जाम करके इतने बच्चों को जब अंदर किया, तब जो एक मनोवादी जो व्यवस्था थी, उनको जब पता चला कि इतनी संख्या में यहाँ पर छात्रों को जो है भर्ती किया गया है, अब इनके लिए फैकल्टी की जरूरत लगेगी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आप कंटिन्यू प्लीज। जब ऐसी जरूरत महसूस हुई कि अब इनके लिए फैकल्टी चाहिए, इनके लिए अब और व्यवस्थाएं भी हमको करनी पड़ेगी, तब शासन बिल्कुल अपने स्तर से मुकर गया इस चीज से कि हमें कोई फैकल्टी नहीं लानी, हमको कोर्स वर्क हमने करवा दिया है। चाहे तो ये नहीं छोड़े, लेकिन इस प्रकार से और 2 साल हम इंतजार करते रहे। 2018 में भी इंतजार किया, 19 में भी इंतजार किया हमने कि हमें गाइड मिल जाए। हमने सभी जगह उच्च शिक्षा विभाग को लिखा, यूजीसी को लिखा, हमने यूजीसी में जो ट्राइबल मिनिस्ट्री में लिखा, हमने सभी जगह हमने मेल किए, मैसेजेस किए, ज्ञापन वगैरह दिए। और भी जो कई संगठन है हमारे समर्थन में आए, उन्होंने कि भाई छात्रों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, रिसर्च गाइड उपलब्ध नहीं है, फैकल्टी नहीं है, इनको इतनी संख्या में भर्ती करवा लिया गया है, तो अब इनका होगा क्या। ज्यादातर उसमें 90% एसटी/एससी ओबीसी के छात्र छात्रा हैं। तो जब कुरिल साहब ने चूंकि फिर उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया डेपोटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर अन्य विश्वविद्यालय से एमओयू करके और प्रतिनियुक्ति पर कुछ प्रोफेसरों को जब बुलाया गया, तब फिर अचानक से एक कमेटी बैठती है, ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि जो है भ्रष्टाचार के आरोप, जिसको अपन बोल सकते हैं, ऐसे आरोप लगाकर कुलपति को तत्काल हटा दिया जाता है। जब उनके हटने के बाद में जो शोधार्थी उनके भरोसे जो ये सोच रहे थे कि हमको भाई उच्च शिक्षा मिल जाएगी, हम डिग्री कर लेंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम प्रोफेसर बन जाएंगे, वो उनका सपना उसी वक्त टूट गया।
क्योंकि प्रशासन उस समय चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट थी, किसी भी गवर्नमेंट ने इस टाइप की कोई मदद नहीं की कि भाई इनको फैकल्टी मिल जाए और ये अपना रिसर्च वर्क कर ले, इनकी जो फेलोशिप है जो रुक गई है जो वो मिल जाए और ये आगे बढ़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने मदद नहीं की। मदद करने के नाम पे कुछ सामाजिक संगठन जो अपने विचारधारा के समकक्ष वाले थे उन्होंने सहयोग किया, लंबी भूख हड़ताल करी, धरना, अनिश्चितकालीन धरना 45 दिनों तक किया, फिर भूख हड़ताल की। इस टाइप से 5 दिनों की भूख हड़ताल थी। उच्च शिक्षा मंत्री आश्वासन देते हैं, भूख हड़ताल खत्म करवा देते हैं, तब भी छात्रों को न्याय नहीं मिला। तब भी सिर्फ ये देखा गया कि लिस्ट बनवाई गई कि नाम लिखा जाए, अपना क्लास लिखी जाए, सब्जेक्ट लिखा जाए और कास्ट भी लिखी जाए कि कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। और वो सूची जब उच्च अधिकारी देखते हैं तो एक नजर में उनको साफ हो जाता है कि इसमें तो ज्यादातर एसटी एससी ओबीसी के छात्र छात्राएं हैं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना। फैकल्टी देने से साफ इनकार कर दिया गया। फाइनली हम लोगों को कुछ हमारे जो साथी थे वो छोड़ के जा चुके, 100-150 की संख्या में तो पीएचडी छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में, मतलब पीएचडी छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कुछ अपना अलग जॉब वगैरह देख लिया, कुछ लोगों ने शादियां कर ली, फिर घर चले गया कि अब नहीं हो पाएगा। हम कुछ लोग जो मुश्किल से 30-40 की संख्या में बचे होंगे, हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हमने ये मांग की कि भाई जी सर। मनोज सर आवाज कट रही है जी अब आ रही है सर। हाँ बोले। उपलब्ध है और जो है एक कुलपति नियुक्त हुए वहां पर, जब आपको हटा दिया गया कुछ समय बाद। हमसे ये आशा शुक्ला जरूर है लेकिन एक महिला है। महिला होने के लिए एक भावना हमारी जुड़ी थी, जिस प्रकार से हमारी एक माता बहनों से जो एक भावनाएं जुड़ी रहती है, उसी प्रकार से हमारी एक भावना जुड़ी हुई थी कि चलो ठीक है, कोई तो मदद करेगा। लेकिन कुलपति आशा शुक्ला नाम की महिला ने सीधे छात्रों का प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया और राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल के से मिलकर पूरा प्रकरण ही नस्तीबद्ध कर दिया गया और जो रजिस्ट्रेशन था पीजी का उसको भी ये बोल के खत्म कर दिया गया कि आप लोगों का यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, शासन फैकल्टी देने से आपका एडमिशन यहाँ से निरस्त हम लोग भेज दिया है। अब आप वहां पर आप जो नहीं कराएं, आपको इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार से मतलब कोई काम कर आपकी आवाज में अभी अवरोध आ रहा है सर, अभी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? जी कंटिन्यू सर। जी 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 सर। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय से करीब 100 संख्या में पीएचडी शोधार्थियों ने अपना शोध छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए उनको शासन प्रशासन ने फैकल्टी अवेलेबल नहीं कराई, जानबूझकर।
ऐसा नहीं कि फैकल्टी नहीं थी, बहुत सारे रास्ते थे फैकल्टी उपलब्ध कराने के, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये क्या रहा है। बाद में हमको किसी महाअनुभव ने, जो कि अपने जानकारी थे, उन्होंने बताया कि देखो ये यहाँ पर हो क्या रहा है। एक तो अंबेडकर विश्वविद्यालय का नाम जुड़ गया, ऊपर से सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, मतलब सामाजिक ज्ञान, सोशल साइंटिस्ट, तो भविष्य में तो आप लोग यही बनोगे ना, अपने समाज की समस्या को दूर करने वाले लोग ही आप बनोगे। ऊपर से आप लोगों का प्लान सामाजिक विज्ञान केंद्र खोलने का प्रत्येक जिला स्तर पर। तो ये जो आपकी आइडियोलॉजी, ये जो आपकी विचारधारा है, इस विचारधारा से एक्चुअल में शासन को भी दिक्कत है, प्रशासन को भी दिक्कत है। इसलिए वो चाहता है कि सीधे सीधे छात्रों को बाहर कर दिया जाए कि आपके लिए फैकल्टी की व्यवस्था अभी नहीं हो पाएगी। हमें समझ में आया कि हमारे साथ वास्तव में आ रहा है, वास्तव में ये पीएचडी कराने नहीं कराने तक का मामला नहीं था, ये तो व्यवस्था से ही बाहर आने का मामला था, ये तो एक सोच को खत्म करने का ही मामला था। ये बाद में समझ में आया हमें। इस प्रकार अन्य विश्वविद्यालयों में भी हमने जो है विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ में जब वार्तालाप की, तो हमें पता चला कि ये हमारे यहाँ पर नहीं, ये अन्य जगहों पर भी होता है। उसी समय एक रोहित वेमुला नाम के जो है दलित छात्र को जो है छात्रावास से निकाल दिया गया था और उसको एक संस्थानिक डेथ या एक मर्डर कर दिया गया था। तब जब हमने कोरिलेशन किया, ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, और पूरे देश में एसटी एससी ओबीसी के छात्रों के साथ में इस प्रकार किया जा रहा है, कहीं फीस के नाम पे, कहीं फैकल्टी नहीं देने के नाम पे, कहीं उनकी रिलीजियस वाली सोच को लेकर, या सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब की सोच रखते हैं इसलिए, बुद्धिज्म की सोच रखते हैं इसलिए। तो इस प्रकार की चीजें फेस करने के बाद में एक बड़े स्तर पे एक षड्यंत्र का पर्दाफाश हमारे सामने हुआ। हमने उन चीजों को जब देखा और समझा, तो हमें एक अनुभव हुआ कि क्यों ना पूरे देश के जो शोधार्थी है, विद्यार्थी है, वो एक मंच पे आए, एक प्लेट। जी सर, आपकी आवाज में अभी अवरोध आ रहा सर। मनोज सर, कोई फैकल्टी हो, एक मंच आना चाहिए और ये सोचनी चाहिए कि उनके लोग उनकी मदद कर रहे हैं। एक बीच में एक मेरा बिंदु छूट गया, का मतलब है जनरल कास्ट का जो प्रोफेसर है, वो एक जनरल कास्ट के बच्चे की मदद हमारे आंखों के सामने कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे रहा है, हर स्तर पे उसको गाइड कर रहा है। फीस का मैटर हो, चाहे उसको थीसिस लिखने का प्रॉब्लम हो, सब में उसकी मदद कर रहा है। कैरियर गाइडेंस का मैटर हो, सब में उसको मदद कर रहा है। तो ये चीज हमने अनुभव की कि ये हमारे साथ में ऐसा गाइड करने वाला हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है। एक हमारे माइंड में ये भी एक रिसर्च का विषय हुआ, शोध का एक ये भी विषय आया कि भाई क्या एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के प्रोफेसर नहीं है तो फिर वो अपने बच्चों को गाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कोरिलेशन उनके साथ में कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से जब हमने ये चीजें उठाई तो कुछ लोग मिले भी कि नहीं ऐसा नहीं है, मदद करने वाले लोग भी हैं, अपने गाइड करने वाले लोग भी हैं। तो एक प्लेटफॉर्म नजर आया कि हाँ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इसी सोच को लेकर सर से भी मुलाकात हुई और भी जो हमारे विद्यार्थी शोधार्थी थे उनसे मुलाकात हुई।
और अब ऐसा लगता है कि हाँ, किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी महाविद्यालय में अगर ऐसी किसी प्रकार के किसी भी शोधार्थी विद्यार्थी के साथ समस्या आती है, तो मुझे लगता है उसकी काउंसलिंग करने में या उसकी समस्या का समाधान करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मान लीजिए कि आप वहां पर है, तो वहां पर मेरा कोई परिचित अगर आता है विद्यार्थी शोधार्थी या फैमिली से, तो वहां गाइडेंस के लिए आप रहेंगे, ये उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ, यही उम्मीद आप मुझसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो उच्च शिक्षा लेने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। अभी तक ये होता है कि वो संख्या घट रही है, लेकिन अब बढ़नी चाहिए। तो मैं यहीं पर अपने विचार जो है, अब बाकी आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो। बहुत बहुत साधुवाद सर। सर प्लीज। मनोज सर, वासले सर, आज आपके विश्वविद्यालय सत्य शोधक समाज के साथ जो बातचीत साझा की गई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अकेले आपकी पीड़ा नहीं है सर, ये कई विश्वविद्यालयों में हो रहा है। इसलिए कई देश भर से शोधार्थी, विद्यार्थी और प्रोफेसर मिल करके फिर इस विश्वविद्यालय सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई सर। और सोचिए कि महात्मा फुले, असली राष्ट्रवाद के संस्थापक पिता, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले आज से 200 साल पहले सत्य शोधक समाज की स्थापना की, और अभी हाल में 150 वर्ष सत्य शोधक समाज की स्थापना की जयंती मनाई गई, और अभी 2027 में 200 वर्ष जयंती मनाने जा रहे हैं हम। तो इससे पहले कि सभी विश्वविद्यालय के जितने शोधार्थी हैं सभी को जुड़ना चाहिए। सभी शोधार्थी जुड़ने के बाद हम तभी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं सर। दूसरी बात कि अभी हमारे मुकेश सर और मनोज सर, हम चाहते हैं कि मुकेश सर भी बताएं कि उस घटना के बाद किस प्रकार से सुभाष सर, एक शोधार्थी जो महू विश्वविद्यालय में रहे, और वो किस प्रकार से आज उनकी किस प्रकार से दयनीय स्थिति है। तो ये कितनी चुनौतीपूर्ण है किसी के जीवन, ये दूसरा रोहित बमुला जैसी घटना घटने जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस बात पर मुकेश सर अपना अनुभव साझा करें सर। सर जी, मेरा नाम मुकेश राहुल है और मैं खरगोन जिले से हूँ, बीकानेर तहसील से। और मैं वर्तमान में महू विश्वविद्यालय का पीएचडी शोधार्थी हूँ। जैसे कि हमारे साथी मनोज वास्केल जी अभी हमारे विश्वविद्यालय की जो समस्या बता रहे थे, वो एक जीनाइन समस्या है। एक्चुअल जो उनका अनुभव है, जो हमारे साथ जो हुआ है, वो पीड़ा है एक, उस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है। और वो पीड़ा कहीं ना कहीं वहाँ के हर छात्र के अंदर है। वहां पर जो हुआ है, पता नहीं अंबेडकर थॉट को लेकर, अंबेडकर विचारधारा को, एक विचारधारा को खत्म करने की एक साजिश चली गई है पूरी तरह से। और साजिश के तहत हमारे कुछ छात्र वाकई जो जैसे नारायण सर बता रहे हैं कि सुभाष सर आज वो शख्स हैं जो उस वक्त के हमारे पीएचडी शोधार्थियों में सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति थे, जो जिनकी बातों से प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ जाया करते थे। मैं खुद भी उसमें एक ऐसा शख्स हूँ जो सुभाष सर के विचारों से लेकर काफी ज्यादा उनसे प्रभावित था, और हम उनके विचारों के कायल थे। उनकी बात सुनने के, उनके जो स्टेज पर भाषण देने के, उनके हम काफी मुरीद हो गए थे। वो ऐसा शख्स ऐसी पीड़ा, डिप्रेशन में पहुंच जाता है, जो आज उनकी कंडीशन है कि आप उनसे फोन पे बात तक नहीं हो सकती है। वो व्यक्ति पता नहीं आज एक मानसिक रूप से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो वो आज हम उनसे पूरी तरह से पूरी मेंटल डिस्टर्ब हो चुके हैं, पूरी मेंटल रूप से। आज उनको ये डर लगता है कि कहीं पर भी जाते हैं वो, तो उनको ये डर लगता है कि मेरी जान को खतरा है। सबसे पहले उनके अंदर ये विचारधारा आती है कि मेरे लिए मेरी जान को कहीं ना कहीं अन्य लोगों से खतरा है।
वो सेफ वहां पर महसूस करते हैं जहां पर उनको लोग जानते हैं, जैसे हम जैसे लोग खड़े हो गए, कोई परिचित हो गए। यदि वो मतलब कहीं पर रहे, जैसे कि अभी मेरे साथ भी एक घटना हो गई थी सर को लेकर, मैंने नारायण सर को बताई थी कि मेरे एक दोस्त, फिर वो सर को मैंने यहाँ से बिठाया था और वो सर कहीं चले गए थे, मतलब डिस्टर्ब तो थे पहले, लेकिन मेरे दोस्त को मैंने उनको बोला कि आप वहां पर इस नाम का व्यक्ति है, और ये फोटो मैंने भेजी थी। वो फोटो नया व्यक्ति था, यदि सुभाष सर मतलब वो डायरेक्ट जाके बोलते ना सुभाष सर को, तो सुभाष सर उनको मार भी सकते थे, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन मेरे फोन कॉल पे सुभाष सर ने उनके साथ जाना महसूस किया, मंजूर किया। मैंने सर मतलब मेरे दोस्त को यही बोला कि आपको उनसे जाके बात नहीं करना है, बस जाके ये बताना है कि मुकेश राठौर जी है, इनसे बात कर लो आप। वो व्यक्ति डिप्रेस्ड थे, रात भर से कहीं उनका आता पता नहीं था, ना फोन उठा रहे ना कुछ नहीं था। ट्रेन में नए व्यक्ति के साथ जाते हैं और फोन कॉल के जरिए ही वो मुझसे जुड़ते हैं, लेकिन जब फोन कॉल जाता है तो वो नॉर्मली मेरे से बात करते हैं और मैं उनको बताता हूँ सर ये मेरा दोस्त है और मैं आपको लेने आ रहा हूँ। थोड़ा मैंने झूठ बोला उनसे, मैं और मतलब वहां पर आपको लेने आ रहे हैं तो आप यहाँ पर उतर जाइए, इनके साथ रहिए, हम आ रहे हैं। तब वो उस व्यक्ति ने नॉर्मली मतलब ये हो गया। तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है, मतलब व्यक्ति की सोच सोच के ये ऐसी परिस्थितियां हो चुकी है हमारे घर, और हम प्रत्यक्ष रूप से ये चीजें देख रहे हैं। सर मुकेश सर, इतनी बड़ी जो स्थिति उनके साथ जो जीवन में घटनाएं घटी और जो स्थिति आज ये आ गई, इसके जिम्मेदार कौन है? आज कहीं ना कहीं महू विश्वविद्यालय है, जब वो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे और कोविड जैसी महामारी में वो अकेले हॉस्टल में रह रहे थे, आपने देखा। जी जी जी। लेकिन प्रशासन ने किस तरह से मदद की? कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आए। हाँ सर मतलब वहाँ की प्रशासन की बात तो मतलब छोड़ दो सर, मानवता एकदम से वहाँ से पूरी खत्म हो चुकी थी। पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम था, एक दो शायद SC/ST की तो मतलब लड़कियां थी, मनोज सर को भी पता होगा ये चीजें। वो उन महिलाओं को मतलब वहाँ पर रात में रुकने की परमिशन नहीं दी गई। रात के 10 बजे वो महिलाएं कहीं और जाती है, तो सोचो सर मानवता कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ किस समाज का निर्माण कर रहे हैं, कैसे मतलब हमारे लोगों को एक अलग तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं जब होती है हमारे सामने, आंखों के सामने, तब हमें पता चलता है कि नहीं ऐसा भी होता है क्या। नहीं तो आज जो लोग हमारे, जी बोलिए सर। अभी डॉक्टर प्रभुनाथ सर, हम थोड़ा चाहते हैं कि मुकेश सर का चूंकि अनुभव बहुत ये पीड़ादायक है, तो हम थोड़ा ये बात बिल्कुल बारीकी से सुन लेते हैं, क्योंकि ये अकेले इनकी नहीं है, ये कई विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी अंबेडकर हाल में ही अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी यही घटना घटी, लखनऊ पर भी। तो अभी कई जगह ऐसे हो रही है, तो इसको हमें बारीकी से समझना चाहिए, और ये देश भर की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। तो और जो हमारा व्यक्ति, हमारा विद्यार्थी, हमारा शोधार्थी समाज का, जिसकी रोहित बोमुला जैसे हालात कर दी हो, उस बात को हमें अभी सुनना चाहिए और समाज को भी बताना चाहिए कि इसके जिम्मेदार ये महू विश्वविद्यालय के प्रशासन है। उनकी थीसिस को अभी भी जमा नहीं कराई, कितने परेशान है वो। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और उनका कई स्थितियां बनी, और उसके बाद उनको वापस रिसर्च के लिए कार्य को, शोध प्रबंध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मिली। तो सर मुकेश सर जी प्लीज कंटिन्यू। सर तो फिर वो जो मतलब मुझे दो मतलब जो बच्चियां थी, वो मतलब महिला है, वो पीएचडी करने के लिए गई उस दिन, मतलब रात के 10 बजे उनको एक हॉस्टल में रहने की अनुमति तक नहीं दी गई, और प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको यहाँ रुकने की अनुमति नहीं मिली है, आप जा सकते हैं। यदि कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, तो कैसे, और फिर कैसे हमारे लोग अगर ऐसी घटनाएं देखेंगे तो कैसे मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं और भेज सकेंगे। इस चीज के प्रति भी हमें सोचने के लिए मजबूर करती है ये चीजें। और दूसरी बात, सुभाष सर के साथ जो हुआ वो भी मतलब हमारे लिए बहुत प्रेरणा भी है और दुखद भी है, एक हमारे लोगों के साथ कैसी घटनाएं हो रही है। दूसरी बात, अगर हमें मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी यूनिवर्सिटी में सर ने, जैसे मनोज सर ने कहा कि कोई सपोर्ट बैकडोर से भी हमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिया गया
कि हमारे लोग भी, यदि हमारे लोगों में पता नहीं कौन सा डर होता है, कौन सा भय होता है, जो मतलब एक बैकडोर से भी हमको सपोर्ट करने के लिए कहने के मात्र के रहते हैं कि जो SC ST OBC के हम मतलब हितैषी हैं या संगठन जो भी रहते हैं चलाए जा रहे हैं, या हमारे जो प्रोफेसर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खुल के हमारे मदद नहीं कर पाते सर। इस बात को भी हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ विश्वविद्यालय में हमारे मतलब ऐसे विश्व स्तर के हमारे मतलब कैसे SC ST OBC के ही लोग हमको मतलब वो चीजें नहीं बता पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कोई सजेस्ट नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। ये चीजें भी हमको काफी ज्यादा, जब बाद में पता चला, अर्जुन सर को मैंने बताया था, एक मतलब डॉक्टर सुधरास मैडम थी, वो मतलब अम्बेडकर फोर्ट से लेकर ही प्रभावित मैडम थी, आज वो मतलब आज हमारे बीच नहीं है। मैडम का एक्चुअली इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके मतलब अम्बेडकर विद्यालय के 40 से ज्यादा शोधार्थी उनके ऋणी हैं, तो उन्होंने गाइडेंस किया, सजेस्ट किया, और उस सजेस्ट की वजह से आज हम कंटिन्यू PhD कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमको सोचने पे बहुत मजबूर करती है। बस सर मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को विराम देना होगा। आशा करूंगा कि इस पे कोई जरूर विमर्श और मंथन हो, ताकि भविष्य में इस घटनाएं ना घटे। मुकेश राठौर सर, विश्वविद्यालय सत्य शोधक समाज में आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत